मासूम। किस्त नंबर 3। 2 घंटे बाद दोबारा इसकी आंखें खोल गई। कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब जल रहा था। वो अचानक खौफजदा हुई थी। इतने बड़े कमरे में वो अकेली थी। अगर उन औरतों या नौकरानियों में से किसी ने दोबारा आकर उसे मारा तो। इसने कमरे में ज़ीशान को ढूंढना चाहा मगर सारा कमरा खाली था। दोस्त, दोस्त, वो खौफजदा होती उसे आवाजें देने लगी। वो जो बालकोनी में खड़ा था फौरन भागता हुआ कमरे में आया। क्या हुआ बीवी, आप ठीक है ना? इसके पास बैठकर उसने जोया के गाल पर हाथ रखा, जिसकी आंखें भीग गई थी। वो आप यहाँ नहीं थे, मैं डर गई थी, वो सो करती बोली। ज़ीशान ने सुकून की सांस ली और मुस्कुराकर उसे देखा। रिलैक्स में यही बालकोनी में था। आप सो रही थी, मुझे लगा मेरी वजह से आपकी नींद ना खराब हो जाए, इसलिए बाहर चला गया था, इसने नरमी से वजाहत देते हुए जोया के आंसू अपने हाथ से साफ किए। जोया अब भी खौफजदा थी। वैसे आप डर क्यों गई थी? वो जैसे इसकी उलझन एक पल में ही समझ गया था। वो मुझे लगा शायद आपके जाने के बाद वो मुझे दोबारा ना मारे। ज़ीशान की आंखों में हैरत उभरी। कौन? किसकी बात कर रही हो? वो किससे इतनी खौफजदा थी? वो जो बूढ़ी औरत है ना, वो भी बहुत मारती है, और वो दोनों लड़कियां भी और वो नायला भी बहुत गुस्सा करती है। वो मासूमियत से बताते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। ज़ीशान के सीने में कोई खंजर पैवस्त हुआ था। वो आगे बढ़ा और उसके मजीद नजदीक बैठा। रिलैक्स बीवी, आप रोइए तो मत, और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके पास ही हूँ, और आपको कोई औरत कुछ नहीं कहेगी। मैं हूं ना आपके साथ। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि अब वो ज़ीशान सुल्तान की बीवी को आंख उठाकर भी देख सके। उसने एक एक लफ्ज आंखों में आग की चिंगारियां लिए अदा किया। जोया रोना भूलकर हैरत से उसे देखने लगी। ज़ीशान ने दोबारा नरमी से इसके चेहरे से आंसू साफ किए। इसकी लमस से जोया समटी थी। ज़ीशान ने महसूस किया वो अनकंफर्टेबल हो रही थी, इसलिए फौरा उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। इसे पहले जोया को अपने साथ कंफर्टेबल करना होगा। अच्छा, आप ये बताएं कि आप इस गांव में कैसे आए, और आपका घर कहाँ है? ज़ीशान को बहुत से सवाल परेशान कर रहे थे। जोया को तो उसने शहर में देखा था, फिर वो गांव में कैसे आई? जोया ने इस बार खुद अपना चेहरा साफ किया। मैं और बाबा शहर में रहते थे। बाबा एक ऑफिस में जॉब किया करते थे और बुआ मेरे पास घर में होती थी। ज़ीशान हैरान हुआ। और आपकी माँ? उसने बेसाख्ता ये सवाल पूछा था, मगर जोया की आंखों में नमी बहुत तेजी से जमा हुई। मैंने अपनी मामा को कभी नहीं देखा। बाबा ने बताया था कि जब मैं उस दुनिया में आई तब उनकी डेथ हो गई थी। वो चाह कर भी अपने लहजे को गीला होने से रोक ना पाई। ज़ीशान की आंखों में नमी उभरी। वो इतनी मासूम क्यों थी? अब इसे समझ आ गई। वो बिना माँ के पली बड़ी थी। बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे। खुद अपने हाथों से मेरे बाल बनाते थे, खुद खाना खिलाते थे। हम शहर के छोटे से घर में बहुत खुश थे। आपको पता है, हमारा आबाई घर यहाँ पास दूसरे गांव में है। अक्सर मैं बाबा के साथ छुट्टियों में वहाँ आती थी। और ज़ीशान को ये समझ आ गई कि वो गांव में क्यों थी। वो बोलती जा रही थी, वो खामोशी से सुन रहा था। मुझे छोटी सी चोट भी लगती तो बाबा परेशान हो जाते थे। सब कुछ अच्छा जा रहा था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि बाबा ने बताया था कि गांव के हॉस्पिटल में कोई लेडी डॉक्टर नहीं थी, इसलिए वो मेरी मामा को बचा नहीं पाए। अगर कोई डॉक्टर होती तो मेरी मामा का इलाज टाइम पर हो जाता। बात करते साथ वो मुसलसल रो रही थी और ज़ीशान के सीने में दर्द उठती जा रही थी। इसे बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी।
इसलिए मैंने खुद से वादा किया कि मैं डॉक्टर बनकर गांव के हॉस्पिटल में काम करूंगी, ताकि मेरी तरह कोई और बच्चा अपनी मां से जुदा ना हो सके। मैंने FSC की हुई है, कुछ माह बाद रिजल्ट आएगा, मगर अब शायद मैं डॉक्टर ना बन सकूं। मेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। वो चेहरे पर हाथ रखे अपनी हिचकियां काबू करने की कोशिश में थी। ज़ीशान ने बहुत मुश्किल से अपने हाथों को रोका, वरना इसका बस न चला कि इसकी रोती आंखों में से सारे आंसू गायब कर दे। किसने कहा अब आप डॉक्टर नहीं बन सकेंगी? मैं आपको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं आपके ख्वाब पूरे करूंगा। ज़ीशान की मजबूत और संजीदा आवाज पर जोया ने बेयकीनी से अपना चेहरा उठाकर उसे देखा। मगर आप ये सब क्यों करेंगे? इसे इतनी हैरत हुई कि हद नहीं। ज़ीशान ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा। जोया ने बेयकीनी से अपने हाथ को उसके मजबूत हाथ में देखा। क्योंकि आप मेरी बीवी हैं, आपकी हर ख्वाहिश और हर ख्वाब को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरे सर है। मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, बस एक छोटी सी शर्त है। जोया की आंखों में बेयकीनी थी, जो साफ ज़ीशान देख सकता था। कैसी शर्त? उसकी जबान लड़खड़ाई थी। ज़ीशान के हाथ में मौजूद इसका हाथ ठंडा पड़ रहा था। आपको सारी जिंदगी मेरे साथ रहना होगा, रहेगी मेरे साथ। ज़ीशान ने इसके हाथ पर हल्का सा दबाव दिया। जोया का हाथ कांप उठा। वो कुछ भी कहने के काबिल ना रही। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या कहे। मैं इसे समझ ना आई वो क्या कहे। कोई जल्दी नहीं, आप सोच समझकर जवाब दे सकती हैं। जोया ने एक पुरसुकून सांस ली। ज़ीशान ने नरमी से उसका हाथ छोड़ दिया। अच्छा अब ये बताएं कि गांव में क्या हुआ था? क्या सच में आपके बाबा ने मेरे चचा के बेटे को मारा है? वो नरमी से पूछ रहा था, मगर ज़ीशान के चेहरे पर खौफ के साए फैले। इसका सर नफी में हिला। नहीं, इन्होंने जानबूझकर नहीं मारा, वो मुझे बचा रहे थे। वो शख्स मेरा हाथ जबरदस्ती पकड़कर मुझे पता नहीं कहां लेकर जा रहा था। मैं बहुत रोई, चीखने चलाने की कोशिश भी की। इसने मेरा दोपट्टा भी उतार कर फेंक दिया और फिर बाबा ने सड़क पर पड़ा एक पत्थर इसके सर पर मार दिया। मैं सच कह रही हूँ, मेरे बाबा ने उसे नहीं मारा, वो सिर्फ मुझे बचा रहे थे। हम गांव भी उसी लिए आए थे। वहां शहर में भी एक लड़का मुझे तंग करता था। जैसे जैसे जोया आंसू की रवानी में बोल रही थी, ज़ीशान का चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था। वो जो बता रही थी, ज़ीशान सब समझ गया था। क्या हुआ था शहर में, सब बताएं। उसने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाते हुए सवाल पूछा, क्योंकि इसे सब तफसील में जानना था। ये 2 माह पहले की बात है, 2 माह पहले ही सब शुरू हुआ था। वो दोनों भागती हुई सड़क क्रॉस कर रही थीं। आज तुम्हारी वजह से लेट हो गए, बुआ परेशान हो रही होंगी। जोया ने अपनी दोस्त जीनत को डांटते हुए कहा। अच्छा बाबा, मैं बुआ से बात कर लूंगी कि मेरी वजह से लेट हुए। ओके अब चलो। इसने जोया का हाथ पकड़ा और इसे लेकर सड़क पर चलने लगी। उनका घर कॉलेज के पास ही था, दोनों चल कर ही जाती थीं। इतने में सामने से एक काले रंग की कार आ रही थी और दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी सड़क पार कर रहा था। अचानक वो कार इस आदमी से आकर टकराई। वो बेचारा बूढ़ा सड़क पर गिर गया। वो देख जीनत एक बाबा गिर गए, चलो उनकी मदद करते हैं। सदा की रहम दिल जोया फौरन अपना हाथ छुड़वा कर सड़क की तरफ भागी। जीनत भी इसके पीछे ही भागी। दूसरी तरफ गाड़ी में से एक अमीर रईस ज़्यादा बाहर निकला और इन बाबा का कॉलर पकड़ लिया। अंधे हो क्या देखकर नहीं चल सकते? वो निहायत बदतमीजी से चीखा था, बेटा तुम तेज आ रहे थे। इस आदमी ने अपना दिफा करना चाहा। नौजवान को तो गुस्सा ही आ गया।
उसने एक थप्पड़ इस बूढ़े को मार दिया। जीनत की तो आंखें फैलें। फिर इसने बूढ़े को जमीन बोस कर दिया। ओह हेलो मिस्टर, बुजुर्गों बूढ़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने। एक तो खुद ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हो, ऊपर से किसी कमजोर पर हाथ उठा रहे हो। जीनत गुस्से से गरजी, मगर इसकी नजर तो अचानक इस लड़की पर गई जो जोक कर इस बूढ़े को उठाकर खड़ा कर रही थी। इसने अपनी आंखों से गोगल्स उतारे और इस लड़की का सरतापैर जायजा लेने लगा। सफेद कॉलेज के यूनिफॉर्म में इसका सफेद दूधिया चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। वलीद चल यहाँ से, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हम कोई मसला अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर वलीद की गलीज नजरें तो जोया के आर पार हो रही थीं। वलीद चल, नोमान ने इसका कंधा हिलाया और फिर बहुत मुश्किल से उसे गाड़ी तक लाया और अगले 2 मिनट में गाड़ी वहां से निकल गई। अंकल आप ठीक हैं ना? जोया उनसे पूछ रही थी। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची, खुदा तुम्हें हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इन्होंने जोया के सर पर हाथ रखकर उसे दुआ दी। जोया खोल कर मुस्कुराई थी। फिर इसके बाद इन दोनों ने अंकल को सड़क पार करवाई और घर के लिए निकल गईं। कितने ही दिन वो जोया की सरापे में खोया रहा। यार पता कर वो लड़की किस कॉलेज की है, इसने कॉलेज यूनिफॉर्म पहन रखा था, मुझे वो हर हाल में चाहिए। इसने नोमान को हुक्म दिया। मगर वलीद, अगर मगर कुछ नहीं, तुझे जितना कहा है इतना कर, मुझे वो चाहिए। इसका हुस्न मुझे कुछ भी सोचने समझने नहीं दे रहा। 1 हफ्ते बाद नोमान खाली हाथ इसके सामने खड़ा था। शहर में बहुत सारे कॉलेज हैं, मैं उसे कैसे ढूंढूं? वलीद ने उसकी अकल पर लानत भेजी। बेवकूफ, जिस जगह वो बूढ़ा टकराया था, इस जगह के नजदीक जो कॉलेज है वहां पता किया और नोमान का सर नफी में हिला। तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। वो गुस्से से फटता हुआ रास्ते में आती हर चीज को ठोकर मारता बाहर निकल गया। आज इन दोनों का आखिरी पेपर था। वो कॉलेज से बाहर निकली जब अचानक एक काली कार उनका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। दोनों ने उलझी हुई नजरों से एक दूसरे को देखा। इतने में गाड़ी में से वही रईस ज़्यादा बाहर निकला। इसकी नजर सिर्फ जोया के आर पार हो रही थी। जोया को इसकी आंखों से बहुत खौफ आया। जोया, ये तो वही बदतमीज है जिसने उस दिन सड़क पर तमाशा किया था। जीनत इसे गुस्से से गोरते हुए बोल रही थी। जीनी चल यहाँ से। जोया ने इसके कान में सरगोशी की और वहां से भागने की। वलीद की गलीज आंखों ने इसका दूर तक पीछा किया। फिर वो शैतानी मुस्कुराहट लिए गाड़ी में वापस बैठा और गाड़ी स्लो स्पीड में उनके पीछे दौड़ाने लगा। दोनों एक रहायशी एरिया में दाखिल हुए। वो भी गाड़ी वहीं रोकता बाहर निकला और तब तक उनका पीछा किया जब तक वो दोनों अपने अपने घर में गायब नहीं हो गईं। फिर इसके चेहरे पर शैतानी चमक आई थी। वो वापस पलट गया, मगर गेट बंद करती जोया की नजर इस पर पड़ चुकी थी। इसे इतना खौफ आया कि हद नहीं। इस बात को 2 हफ्ते गुजर गए थे। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहा है? नोमान ने उसे मुस्कुराते देखकर पूछा। हाँ, बस शिकार को जाल में फंसाने का इंतजाम कर आया हूँ। वो काफी मसरूर नजर आ रहा था। मैं कुछ समझा नहीं। वलीद ने फौरन उसे सारी वजाहत दे दी। क्या तूने इसका घर तक पीछा किया और अब तूने इसके पीछे एक आदमी लगा रखा है ताकि वो जब जब घर से निकले तुझे खबर हो। नोमान को तो गोया सदमा ही लग गया था। वलीद ने इस बात में सर हिलाया। वलीद, ये ठीक नहीं है। नोमान ने उसे तंबी की। मुझे मत सिखा, बस मुझे वो चाहिए तो चाहिए। इसने नोमान का हाथ अपने कंधे से झटक दिया। इतने में इसका मोबाइल फोन बज उठा।
कॉल सुनकर तो वलीद के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। क्या हुआ? नोमान ने इस्तफसार किया। 2 हफ्ते बाद वो आज घर से निकली है। मेरा इंतजार खत्म हुआ। वो गाड़ी की चाबियां उठाता बाहर भागा था और नोमान शशोपंच में मुब्तला होकर रह गया। वो दोनों बाजार आई थीं। जीनी, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज वापस चलते हैं। इसने कोई तीसरी दफा जीनत का कंधा हिलाया। ओहो जोया, सुकून से शॉपिंग कर। वो देख, मामा और आपी भी तो हमारे साथ ही हैं। हम कौन सा अकेले आए हैं? जीनत ने कुछ फासले पर खड़ी अपनी माँ और बहन की तरफ इशारा किया, मगर जोया का दिल घबरा रहा था। नहीं, तुम समझ क्यों नहीं रही यार? मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। तुझे वो कार वाला याद है? जीनत कुछ हैरान हुई। क्यों, क्या हुआ? वो भी ठटकी थी। इस दिन मैंने उसे अपने घर के बाहर देखा था। यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज वापस चलते हैं। वो अभी ये सब बता ही रही थी जब अचानक उनके पास एक गाड़ी आकर रोकी और दूसरे ही लम्हे गाड़ी में से 3 लोग बाहर निकले और इन्हें कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए बगैर जोया को घसीटकर गाड़ी में डाला। इस उफ्ताद से जीनत जमीन पर जा गिरी। अगले ही पल वो गाड़ी वहां से निकल गई। जीनत होश में आई जमीन से उठी और फौरन पीछे भागी। वहीं पास खड़े रिक्शा में ही वो बैठ गई। भाई प्लीज इस गाड़ी का पीछा करो, वो मेरी दोस्त को जबरदस्ती ले गए। इसने जल्दी से रिक्शा वाले को हुक्म दिया। इन्होंने जोया के चेहरे पर कुछ रखा, शायद कोई कपड़ा था, और कुछ ही फलों में वो होश व हवास से बेगाना हो गई। वो इसे लेकर शहर से कुछ फासले पर एक फार्म हाउस में आए। बोस, काम हो गया है, लड़की ले आए हैं। इनमें से एक शख्स ने वलीद के सामने हाथ बांधे खुश खबरी सुनाई। वलीद की गलीज आंखों में चमक उभरी। बहुत खूब, तुम लोग जा सकते हो। वो सर हिलाते बाहर निकल गए। रिक्शा वाले ने रिक्शा कुछ फासले पर ही रोक दिया। शुक्र था जीनत के पास उस वक्त फोन था। इसने जल्दी से अपने पर्स से अपनी माँ का मोबाइल निकाला और बिना देर किए रशीद साहब का नंबर डायल किया और इन्हें सारी सूरत-ए-हाल बताकर पुलिस के साथ इस जगह पहुंचने का कहा। वो कदम कदम चलता जोया के पास आया, फिर पास पड़े जग से पानी ग्लास में डाला और एक ही झटके में सारा पानी जोया के चेहरे पर फेंक दिया। वो हड़बड़ा कर होश में आई। कुछ पल बाद जब हवास बहाल हुआ तो उस शख्स को अपने इतने पास देखकर उसे बदन से जान निकलती महसूस हुई। कौन हो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो खौफजदा सी आवाज में सवाल पूछती पीछे खिसकने लगी, मगर वलीद ने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी और दूसरे ही पल इसकी नाजुक मोमी कलाई अपने हाथ में पकड़ ली। तुम तो वाकई हूर हो, इतनी नाजुक, नरम और खूबसूरत हूर मैंने तो अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी। इसके मुंह से गुलाजत निकलने लगी। जोया को उसके लामस से बहुत ज्यादा खौफ आया। प्लीज छोड़ो मुझे, दूर रो, वो सिसकते हुए इससे इल्तिजा करने लगी। ओह डार्लिंग, छोड़ दूंगा, सिर्फ एक रात, इसके बाद तुम आजाद। जोया को इसकी बात खाक समझ न आई। प्लीज छोड़ो, मुझे बाबा के पास जाना है। वो हाथ पांव मारने लगी। वलीद को अब गुस्सा आ रहा था। इसने दूसरे हाथ से जोया का मुंह दबोचा। कहा ना, जब तक मैं ना चाहूं तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अपनी सुर्ख अंगारा आंखें वो इसकी आंखों में गाड़े धाड़ा। जोया को अपनी रूह जिस्म से निकलती महसूस हुई। इसका चेहरा शिद्दत से सुर्ख हुआ। वलीद के हाथ की उंगलियां इसके चेहरे पर छप गईं। वो मासूम तो मुजाहमत तक नहीं कर पा रही थी। नहीं, प्लीज छोड़ो, वो अपनी पूरी ताकत से चलाई थी और अगले ही पल वलीद का बारी हाथ उठा और जोया के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। इसे जिंदगी में पहली दफा किसी ने थप्पड़ मारा था।
तुम ऐसे नहीं समझोगी, गुस्से से कहते उसने जोया का दोपट्टा खींचकर जिस्म से दूर किया। जोया को क़यामत आती हुई महसूस होने लगी। वो नासमझ जरूर थी, मगर औरत में ये हिस्स होती है कि वो हर मर्द की नजर और इरादा समझ जाती है। नहीं, वो रोते हुए नफी में सर हिलाने लगी। वलीद ने उसकी कमीज का गला एक झटके में खींचा था और इसका आधा बाजू और कंधे का कुछ हिस्सा बरहना हो गया। इससे पहले वो जोया के ऊपर झुकने की कोशिश करता, मोबाइल फोन की चिंगारी आवाज ने माहौल में सांस पैदा किया। वो बदमजा होता मोबाइल को उठाकर कान से लगाया। वलीद जल्दी निकल वहां से, पुलिस फार्म हाउस तक पहुंच गई है। नोमान की बात सुनकर वलीद की आंखों में हैरत उभरी और गुस्से से लाल हो गया। इसने जोया के चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। तो तुम्हारे पीछे पुलिस यहाँ तक आ गई, आज तो तुम नहीं बचोगी। वो गुस्से से फट पड़ा। इससे पहले वो जोया को मजीद कोई नुकसान पहुंचाता, अचानक किसी ने वलीद के सर पर कुछ दे मारा और वो एक झटके से जमीन बोस हुआ। वार इतना जोरदार था, जोया ने बेयकीनी से पीछे खड़े इस मर्द को देखा। वो नोमान था। उसने एक ही झटके में जोया का दोपट्टा उठाकर इसकी तरफ फेंका। तुम्हें यहाँ कौन लाया? प्लीज पुलिस को मत बताना, मुझे इसे लेकर यहाँ से जाना होगा। तुम इस शहर से गायब हो जाओ, यहाँ से कहीं भी चली जाना। अगर अपनी इज्जत की हिफाजत चाहती हो तो ये शहर छोड़ देना, वरना ये तुम्हारे घर तक पहुंचकर तुम पर दोबारा हमला करेगा। पुलिस को कुछ मत बताना। वो संजीदगी से जोया को हिदायत देता हुआ वलीद को उठाकर निकल गया। कुछ ही पलों बाद जीनत के साथ रशीद साहब अंदर दाखिल हुए। उनके साथ पुलिस भी थी। जोया को इस हाल में देखकर रशीद साहब को अपने सर पर आसमान फटता महसूस हुआ। जमीन पर गिरी हुई जोया जिस हाल में थी कोई भी कुछ भी समझ सकता था। इसका चेहरा थप्पड़ों से लाल था, होंठ का किनारा फट गया था, खून निकल रहा था। बाबा, इसने अपना हाथ उठाकर इन्हें मध्यम सी आवाज में पुकारा। उसी के साथ वो होश व हवास से बेगाना हो गई। इसकी आंखें हॉस्पिटल में खोली थी। डॉक्टर ने बता दिया था कि वो सेफ है, खतरे की कोई बात नहीं है। जिस शख्स ने भी उसे अगवा किया था वो अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सका। इसने पुलिस को सिर्फ इतना ही बयान दिया कि वो जो कोई भी था। इसने अपना चेहरा कपड़े से छुपा रखा था। जोया इसे नहीं जानती थी और जब उसे पता चला पुलिस आ रही है तो वो भाग गया। दूसरी तरफ वलीद अनगारों पर लौटपोट हो रहा था। इसे नुमान ने इतना ही बताया था कि इस पर हमला करने वाला लड़की का बाप था। वो खुद भी एक बहन का भाई था और वो वलीद को किसी के साथ जबरदस्ती करता हुआ नहीं देख सकता था। इसके अंदर अभी इंसानियत बाकी थी, इसलिए उसने जोया की मदद की, मगर इस तरह की कि वलीद कभी जान ना पाए। इस वाक़ये को 2 दिन गुजर गए थे जब जोया ने सारा सच अपने बाप को बता दिया और रशीद साहब ने लम्हों में फैसला कर लिया कि वो यहाँ से चले जाएंगे। उनके लिए अपनी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं था। वो इसे लेकर गांव आ गए। बुआ उनके साथ ही थी। गांव आए इन्हें अभी 4 दिन ही हुए थे जब वो अपनी गांव में बनाई हुई सहेली मारिया के साथ खेतों में गई थी। चलो जोया, अमरूद और गन्ने खाने चलते हैं। इसने जोया का मूड बदलना चाहा क्योंकि जब से जोया गांव आई थी काफी खामोश थी। जोया ने बाप से पूछा, इन्होंने कहा वो खुद साथ जाएंगे। फिर इस तरह वो गांव के खेतों में आ गई। मारिया और जोया कुछ फासले पर थी और उन दोनों के बाप एक साथ खड़े बातों में मसरूफ थे। जोया, वहां कैनो लगे हैं, चलो कैनो खाने चलते हैं। मारिया गांव की हंसमुख लड़की थी, उम्र में तकरीबा जोया जितनी ही थी और सदा की वो चस्केबाज थी। जोया ने एक नजर अपने बाप को देखा। मैं बाबा से पूछ कर आती हूँ। मारिया ने इसका हाथ पकड़ लिया।
नहीं चचा या अब्बा को मत बताना वरना डांट पड़ेगी, चलो अभी आ जाएंगे। वो जोया को मीना कर इस तरफ चली गई। वो खेत सड़क के दूसरी तरफ थे। वो दोनों सड़क पार कर रही थीं, जब सईद सुल्तान की गाड़ी बिल्कुल जोया के कदमों के पास आकर रोकी। जोया फौरन खौफजदा होती पीछे हुई थी। गाड़ी में से वो बाहर निकला और सर से लेकर पैरों तक जोया का जायजा लिया। इसकी आंखों में बिल्कुल वैसे ही गैलाजत थी जैसी वलीद की आंखों में जोया के लिए थी। जोया को ना जाने क्यों बहुत ज्यादा खौफ महसूस हुआ। मारिया डर कर पीछे हुई थी, क्योंकि वो सईद सुल्तान की उन गलीज आंखों से खुद भी बहुत डरती थी। वो जोया की तरफ आने लगा। जोया के कदम खुद बाखुद पीछे की तरफ होने लगे। कौन हो और तुम इस गांव में क्या कर रही हो? इसने कुछ सख्ती से पूछा। जोया कुछ भी कहने के काबिल ना रही। साईं, ये मेहमान है, शहर से आई है। मारिया ने हिम्मत करते अल्फाज अदा किए। सईद सुल्तान की आंखें चमकी थीं। वाह मेहमान, जरा हमें भी तो मेहमान नवाजी का मौका दिया जाए। गैलाजत बकते हुए वो कुछ आगे बढ़ा। जोया बदक कर अछली थी। मारिया में इतनी हिम्मत ना हो सकी कि वो जोया की हिफाजत कर पाती। चलो जोया, वापस चलते हैं, अब्बा ढूंढ रहे होंगे। इसे समझ ना आई क्या कहे, मगर सईद सुल्तान की आंखें मारिया को कपकपाने पर मजबूर कर रही थीं। वो आगे बढ़ा और बहुत बेतकल्फी से जोया की कलाई हाथ में पकड़ ली। वो तो इस उफ्तादा पर बुरी तरह बौखलाई। चलो जरा हमें भी तो मेहमान नवाजी का मौका दो। जोया को उसके मुंह से अजीब सी स्मेल आई। शायद उसने शराब पी रखी थी। वो अपनी कलाई आजाद करवाने लगी। मारिया फौरन डरकर भाग गई और रशीद साहब को मदद के लिए बुलाने गई। जोया मुसलसल अपनी कलाई छुड़वा रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आंखों से आंसू निकलने लगे। वो यकीनन नशे में था। जोया को पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जब दरमियान में ही रशीद साहब आ गए। छोड़ो मेरी बेटी को। बाप का दिल तो तड़प उठा था। सईद ने एक धक्का रशीद साहब को मारा और दूसरे ही पल दोबारा जोया को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो मदद के लिए चीखने चलाने लगी। यहाँ ज्यादा सन्नाटा था, सिर्फ मारिया और उसका बाप ही पास खड़े थे। उन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सईद सुल्तान जैसे ताकतवर शख्स का मुकाबला कर सकते। जोया ने अचानक इसके हाथ पर दांत गाड़ दिए। वो बदक कर अचला था और दूसरे ही पल इसका हाथ उठा था। इसने जोया के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारा। जोया का दोपट्टा झोलता हुआ गले में आया और सईद ने गले में आया हुआ दोपट्टा भी खींचने की कोशिश की, जब रशीद साहब ने गुस्से में सड़क के किनारे पड़ा एक पत्थर उठाकर पूरी कुव्वत से सईद के सर पर दे मारा। बाप था, अपनी बेटी की इज्जत इसे सबसे ज्यादा अजीज थी। सईद जोया को छोड़कर अपना सर पकड़ता हुआ वहीं जमीन पर गिरा। चोट काफी गहरी आई थी, इसलिए खून निकलने लगा। रशीद साहब हवास बाख्ता हुए, मगर उससे पहले इन्होंने जोया का हाथ पकड़ा और इसे लेकर फौरन घर की तरफ रवाना हुए। घर आकर बुआ को सख्ती से ताकीद की कि कुछ भी हो जाए जोया घर से बाहर नहीं निकलेगी। जानते थे सरदार के पोते को मारा है, इन्हें जिरगा में हाजिर होना ही पड़ेगा। और वही हुआ। 4 दिन बाद जिरगा बुलाया गया और इन्हें मौत की सजा सुनाई जा रही थी। जब कहीं से मारिया ने उसे बता दिया, वो बुआ को चकमा देती हुई घर से भाग गई थी। बुआ भी इसके पीछे ही भागी, मगर वो जिरगा तक पहुंच गई थी। फिर इसके बाद इसका निकाह हुआ और वो हवेली तक आई। जोया मुसलसल आंसुओं के साथ उसे अपनी जिंदगी की सारी कहानी सुनाती हिचकियों के साथ रो रही थी और ज़ीशान सुल्तान तो पत्थर हो गया। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि सईद इतनी गिरी हुई हरकत करेगा। वो बाप अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत करने के लिए शहर छोड़कर यहाँ गांव में आकर छप गया। मगर भेड़िए तो हर जगह मौजूद होते हैं। इसके सीने में दर्द का तूफान उठता रहा था।
واقعی اس کا باپ ایک عظیم باپ تھا جس نے اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے اس بھیڑیے تک کو مارنے سے گریز نہیں کیا۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہا۔ زویا کی سسکیاں اب بھی کمرے میں گونج رہی تھیں۔ یہاں پر قسط نمبر 3 ختم ہو گیا، لیکن کہانی ابھی جاری ہے۔ قسط نمبر 4 کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ قسط نمبر 4 سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے۔